भारतीय राजनीति में आज़ादी के बाद जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया दो ऐसे व्यक्ति थे जो कि गांधीवादी चिंतन से निकले। हालांकि अपने इनिशियल फेज पे उन पर समाजवाद का खुमार था, समाजवाद का आदर्श उन पे चढ़ा था। जब स्टालिन के कुकर्म बाहर आए और लेनिन की जो स्ट्रेटजी बाहर आई, बैकफायर हुई, उससे कितना शोषण लोगों का हुआ और स्टालिन ने क्या जुल्म ज़बर यूएसएसआर में लोगों पे किया, जब ये पता लगा तो इन्होंने इसको छोड़ करके गांधीवाद का मार्ग पकड़ाया, समाजवाद को छोड़ के। और अगर ये दोनों चाहते, बड़ा ईज़ी था इनके लिए नेहरू जी के मंत्रिमंडल में स्लिप ऑन हो जाना या कांग्रेस की जो आज़ादी के बाद सरकार नहीं बनी उसमें स्थान पाना। थोड़ा-सा इनको अपनी अंतरात्मा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना था, जो बहुत से हम में से लोग रोज़ अपनी लाइफ़ में करते हैं, सत्ता के सामने। ये करते हैं और ये बड़े आराम से एन्जॉय वाली लाइफ़ जीते। इनको कुर्सी मिलती, अ, अर्थ, काम, जो भी इनकी जीवन की इच्छाएँ थी, टेम्परेरी जो ख्याति मिलती वो भी मिल जाती, मंत्री बन जाते। इनसे कई छोटे कद के लोग मंत्री बन गए। पर शायद बड़े व्यक्ति का यही खूबी होती है कि वो पद से अपनी शक्ति को नहीं देखता, वो अपने लक्ष्य से अपनी शक्ति को देखता है और जहाँ वो बैठता है वहीं से स्थान शुरू हो जाता है, वहीं से शक्ति केंद्रित हो जाती है। यही उनकी महानता होती है। तो आज़ादी के बाद कई पॉलिटिशियनों ने, क्लेवर पॉलिटिशियनों ने कांग्रेस का जो एक स्ट्रक्चर बन के आया था, जिसने कि आज़ादी की लड़ाई में आंदोलन किया था, उस मशीन के ऊपर चढ़ गए वो। वो चढ़ गए उस मशीन के ऊपर, सत्ता की लॉटरी उनके हाथ में लग गई सीधी। पर नेहरू जी के साथ फंडामेंटल भेदभाव होने के कारण ये 2 माँ के सपूत और भी कई हैं, आचार्य जी भी कृपलानी, विनोबा भावे, उनको मैं छोड़ता हूँ अभी, पर ये 2 बंदे इन्होंने त्याग कर दिया कांग्रेस पार्टी का और दोनों अलग-अलग पार्टियाँ बनाकर चल पड़े। पर जयप्रकाश नारायण पर तो गांधीवाद का इतना प्रभाव पड़ा, उन्होंने गांधी की ये बात कि कांग्रेस को भंग करो, उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी और वो समाज सुधार के काम में लग गए। जैसे भूदान आंदोलन, गरीबों के लिए ज़मीन दान माँगी, विनोबा भावे के साथ जा कर के, डाकुओं से हथियार छुड़ाए, ग्राम निर्माण में लग गए जयप्रकाश नारायण और अपने जीवन को लगभग उसमें खपा ही दिया था। राजनीति, मेन स्ट्रीम राजनीति से जयप्रकाश नारायण ने लगभग संन्यास ले लिया था। पर हुआ क्या, जब 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की पावर को कैप्चर किया, जब 67-68 के बाद जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस का ऑफिशियल उम्मीदवार हार जाता है और इंदिरा गांधी का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिलता है, वीवी गिरी, वो जीत जाते हैं। तो कांग्रेस के 2 फाड़ हो जाते हैं, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, और इंदिरा गांधी का एक ऐसी पार्टी खड़ी कर लेती है कांग्रेस को चेंज करके, जिसमें उनकी पर्सनैलिटी जो है लार्जर देन लाइफ हो जाती है। जबकि नेहरू के समय ठीक है, नेहरू बहुत बड़े लीडर थे, उनका साइज़ सबसे बड़ा था, पर वो राज्यों के जो लीडर थे, उनकी कैपेसिटी को ख़त्म नहीं कर पाए थे नेहरू। और हो सकता है शायद उनका स्वभाव भी ना हो ख़त्म करने का, कि वो दूसरों को स्पेस देने में विश्वास करते हों। तो उनके समय उनकी डिसलाइकिंग वाले बंदे भी पार्टियों में स्टेट लेवल पे चुन जाते थे, क्योंकि पार्टी के चुनाव होते थे स्टेट लेवल पे भी। निरंतर पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के स्टेट लेवल की लीडरशिप भी अपने चुनाव करती थी। हाँ, कई बार नेहरू जी ने कोशिश की अपनी डिसलाइकिंग के लोगों को बाहर करने की, पर इन मास वो बाहर नहीं कर सके, ना उनका ऐसा शायद स्वभाव भी था। पर इंदिरा गांधी ने जब अपने बूते पे सत्ता को प्राप्त किया, तो उन्होंने पर्सनैलिटी कल्ट बहुत ज़्यादा बिल्ड कर दिया और ज़्यादा बिल्ड कर दिया, बल्कि उसको मैटेरियलाइज़ कर दिया और ऐसी लीडरशिप चुनी कांग्रेस के अंदर जो कि उनके साथ हाँ में हाँ मिलाती थी। और अल्टीमेटली जब ये गरीबी हटाओ का नारा लगा, देश नेहरू जी की नीतियों से सैटिस्फाई नहीं था। गरीबी दूर नहीं हो रही थी, मशीनों की तो स्थापना हो गई थी, फैक्ट्रियाँ तो लग गई थी कुछ हद तक, पर गरीबी दूर नहीं हो रही थी। तो लोग असंतुष्ट थे अब 20 साल में कि हमारी गरीबी दूर नहीं हुई भाई। तो ऐसे में इंदिरा गांधी ने उस पल्स को पकड़ा, कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कुछ प्रिवी पर्स खत्म किए, परंतु इन मास गरीबी दूर करना मुश्किल था, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था जो समाजवाद के डरे पे चली थी, वो वेल परफॉर्म नहीं कर रही थी और अब घाटे में जा रही थी। तो सब्सिक्वेंटली जब गुजरात और बिहार में छात्रों ने महंगाई के खिलाफ और कई अन्य मांगों पर विरोध शुरू किया, तो इंदिरा गांधी जी को ये चीज़ एडवाइस दी गई और उन्होंने भी ये फील किया कि चलो इमरजेंसी लगाते हैं, कि देश के लिए संकट है और देश के संकट के नाम पर अपने विद्रोहियों को दबा दिया गया। तो ऐसा एक्टिविटी की गई। इस दौरान जो युवा शक्ति थी वो
जयप्रकाश नारायण के पास गई। जयप्रकाश नारायण बड़े बूढ़े थे उस टाइम, आप उनका पढ़ सकते हैं कितने साल के थे, अपने गाँव में रहते थे। जब छात्रों ने बहुत अनुरोध किया तो उन्होंने लीडरशिप स्वीकार की, पर ये बोला भाई आपको गांधीवादी तरीके से चलना पड़ेगा, हिंसा कोई नहीं होगी, गांधी के तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे और समग्र क्रांति का प्रयास करेंगे। लेट्स सी। और क्रांति हुई, युवाओं ने कुर्बानी दी, उसमें लालू और इस तरह के बहुत से लीडर चेहरे, और जनसंघ भी साथ में आके जुड़ा। जनसंघ बहुत बड़े स्तर पे आके जुड़ा और एक नई लीडरशिप सामने आई। और इसमें सोशियोलॉजिकली देखें तो इसमें ओबीसी वर्ग और दूसरे जो पीछे के वर्ग थे उनके भी लीडरशिप काफ़ी सामने आई, और भारतीय राजनीति में ओबीसी पॉलिटिक्स और ज़्यादा मुखरित हुई, विशेषकर हिंदी हार्टलैंड में। तो और सब्सिक्वेंटली इंदिरा गांधी को अपनी गलती का भी एहसास हुआ, उन्होंने इमरजेंसी विड्रॉ की, इस दबाव में आके, ना कि जुडिशरी या किसी और के दबाव में, जनता के प्रेशर में आके। जब विड्रॉ हुई फिर एक इकट्ठी पार्टी बनी, कई पार्टियों को जोड़कर जनता दल, और वो सत्ता में आई। फिर वही बात, सत्ता के लिए संघर्ष हुआ और आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े, और फिर वो सरकार टूट गई, इंदिरा गांधी दोबारा वापस आई। पर एटलीस्ट जो जेपी ने जो किया वो ये था कि इस राष्ट्र की चेतना को जगाया और ये तय किया कि कोई भी व्यक्ति भारत के लोकतंत्र को ख़त्म नहीं कर सकता। और जो 42nd अमेंडमेंट में जो कांड किए गए थे, जिससे हमारे मैक्सिमम जो मतलब हमारे संवैधानिक स्ट्रक्चर को बदल करके उसको तानाशाही करने की कोशिश थी, उनको चेंज किया 44th अमेंडमेंट में, आप देख सकते हैं। ये प्रयास था, और जेपी ने इस फिर से साबित किया कि भारत की जो आज़ादी थी, वो उसमें जो 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 लोगों ने कुर्बानी की थी वो इतनी स्ट्रांग है, वो लेगेसी, उसको कोई शासक इतनी इजीली दबा नहीं सकता। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जो लाइन उनकी थी, रामधारी सी दिनकर से उन्होंने ली थी, शासन खाली करो कि सत्ता आती है, सिंहासन खाली करो कि सत्ता आती है, वो हम इसको देख सकते हैं इस तरह से। जेपी का आइडल बहुत बड़ा था, वो तो समाज में समग्र क्रांति चाहते थे, इकोनॉमिक क्रांति, सोशल क्रांति, कई समग्र क्रांति चाहते थे। पर जो उनके घोड़े थे वो उस लेवल के नहीं थे, वो करप्ट हो गए, सत्ता के लोभ में आ गए और वो आदर्श लॉस हो गया। पर फिर भी अगर हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखें तो सिस्टम को सुधार तो काफ़ी हुआ, तानाशाही वाला बेंट तो खत्म ही हो गया ना, उसको वीक किया उसने। और दूसरा व्यक्ति पे आते हैं राम मनोहर लोहिया। जब आप इनको नेहरू के vis-a-vis देखेंगे या किसी और लीडर के आदि के बाद देखेंगे, इनका साइज आपको उतना बड़ा नजर नहीं आएगा, क्योंकि इनके पास सत्ता नहीं थी। सत्ता आदमी को स्वयं महिमामंडित करती है, उसके चाटुकार आपको स्वयं महिमामंडित करते हैं, तो इनका उतना नहीं था। पर ये वो व्यक्ति है जो कि पॉलिटिकल डोमेन में फाइट करता है, पॉलिटिकल पार्टियां बनाता है बारी बारी और लड़ता है नेहरू जी के इसके बरखिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, उनकी समाजवाद पे नाम पे जो ये बड़ी बड़ी मशीनों को स्थापित करने की जो उनकी नीति थी, शहरों को गांव की तुलना में आगे बढ़ाने की जो नीति थी, उसके खिलाफ वो लड़ता है। भारत की विदेश नीति में जो उन्होंने एक गुटनिरपेक्षता को ले लिया, पर भारत की अपनी सैनिक सुरक्षा को निग्लेक्ट किया, उसके खिलाफ लड़ता है। खेती की जो अवहेलना हुई उसके खिलाफ लड़ता है। और कई पार्टियां बनाता है, कई बार जो नई पार्टियां बनती है उसके थोड़े सक्सेस के बाद उनके ही जो शागिर्द या उनके जो मित्र जो उस पार्टी में जुड़ते हैं, वो उनके आदर्शों पर चलने से मना कर देते हैं, तो वो खुद ही पार्टी को छोड़ देते हैं। कई पार्टियां उन्होंने ऐसे छोड़ दी, बना करके छोड़ दी, क्योंकि जो उन पार्टियों में कामयाब हो रहे थे उनको अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा था और वो उनके आदर्शों पर चलने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने वो पार्टियां छोड़ दी। इतने जिद्दी लोहिया जी थे हमारे। और फिर सब्सिक्वेंटली वो स्ट्रगल करते जाते हैं, कई पार्टियां बनाते हैं, और उनका निष्कर्ष ये होता है, और जो बाद में काम आया, कि अगर भारतीय राजनीति में किसी को हराना वो कांग्रेस पार्टी है, तो हमें गैर कांग्रेसवाद को जन्म देना पड़ेगा। सारी पार्टियां, चाहे वो राइट विंगर हो, चाहे वो लेफ्ट विंगर हो, सब इकट्ठे हो जाओ और कांग्रेस को चुनौती दो, उसको गिराओ, कांग्रेस के रथ को, तब जाकर आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। ये उनका सोच था। तो गैर कांग्रेसवाद के प्रणेता वो थे, और उन्होंने इस समय जो आरएसएस से निकली जो संस्था थी जनसंघ, और जो पार्टी बनी थी उसके प्रचारकों के साथ अच्छे संबंध बनाए। विशेषकर हमारे ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ उनके संबंध थे। बल्कि दोनों ने मिलकर, मैं हैरान हूँ, पाकिस्तान के साथ एक कन्फेडरेशन को प्रपोज किया कि पाकिस्तान के हमें लड़ना नहीं चाहिए, एक कन्फेडरेशन बनानी चाहिए। ये बात अलग है कि पाकिस्तान ने फिर हम पे अटैक कर दिया 63 में, तो वो दूसरी बात है, पर वो कन्फेडरेशन के लिए दोनों तैयार हो गए थे। तो लोहिया का ये मानना था कि कोई भी राजनीति में अछूत नहीं होता है, आप उसके विचार से सहमत हो या नहीं हो। तो दीनदयाल के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। उसके पश्चात लोहिया जी ने जो जाति के आधार पर जो सामाजिक क्रांति को फोकस किया, उनका मानना था कि अभी तक जो हमारा समाजवादी लिटरेचर है, जो कि अब कम्युनिस्ट मान रहे हैं,
कि ये फेल कर रहा है, ये क्लास को ढूंढ रहा है, जबकि भारत में क्लास नहीं कास्ट देखो। उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में वो बोल रहे हैं। आज आपको मेरी बात थोड़ी अलग लग सकती है कि कई हम देखते हैं भाई कमज़ोर वर्ग में भी है पर अमीर है, वो बात दूसरी। ये तो 70 सालों का और जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसके परिवर्तन, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के परिवर्तन का रिजल्ट है। पर इनिशियली ये स्थिति बड़ी ख़राब थी, ज़्यादा कोलिसी करती थी, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अंग्रेज़ों के आने के बाद काफ़ी हद तक स्टैग्नेट हो गई थी। जो अंग्रेज़ों से पहले जो हमारे अमीर व्यापारी थे, कई और तरह के कारीगर थे, जो चाहे वर्ण व्यवस्था में उनको शूद्र रखा जाए या बनिया रखा जाए या किसी और वर्ग में रखा जाए, वो बड़े अमीर थे। ये बात सत्य है। पर अंग्रेज़ों के आने के बाद वो सारा स्ट्रक्चर डाउन हो गया था और समाज की जो भेदभाव की जो स्ट्रक्चर थे, हायरार्की थी और रिजिड हो गई थी, क्योंकि हम पिछड़ गए थे भाई। तो उसने बोला क्लास भारत में कास्ट है। जो अगर आप सबसे गरीब कास्ट को आगे लाते हैं तो आप समाज में परिवर्तन करते हैं। तो आप देखेंगे जिसका जितना हक उतनी सीटें उनको दो, इस हिसाब की बात उन्होंने शुरू की भारत की राजनीति में। और इससे जो है विशेषकर इसका लाभ उठा सके ओबीसी जातियाँ, क्योंकि वो समाज के दलित वर्गों से या जो कमज़ोर जातियाँ थी हमारी, उनकी और भी कमज़ोर थी, उनकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा सशक्त थे, थोड़े साधन संपन्न थे, उनकी संख्या ज़्यादा थी। तो पहले उन्होंने लाभ उठाया लोहिया जी की दक्षता को लेकर के और अपनी राजनीतिक सत्ता पर बैठे। आज जो हम लालू, नीतीश या इस तरह के जो देख रहे हैं मुलायम, ये सारे उत्तर भारत में लोहिया जी की देन है। ये जो ओबीसी जातियाँ उठकर सामने आई और इन्होंने अपने सब्सिक्वेंटली अपनी पार्टियाँ बना ली, ये लोहिया की देन है सामाजिक रेवोल्यूशन में। और लोहिया नारी के हित में भी थे। वो नारी को द्रौपदी बनाना चाहते थे, ना कि सीता। ये उनकी सोच थी और उनका मज़े की बात थी, वो भारत के ट्रेडिशन का सम्मान करते थे और भारत के ट्रेडिशन का एग्जाम्पल दे करके समाज में क्रांति के बीज बोते थे। राम मनोहर लोहिया 67 के चुनाव में जो झटका कांग्रेस को लगा, जिसमें कि 9 राज्यों में कांग्रेस हार गई, तो वो लोहिया की देन थी बहुत बड़ी। हालाँकि उसके बाद लोहिया ज़्यादा नहीं जिए, उनकी डेथ हो गई मिस्टीरियस हालातों में, पर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। आज हम शायद टाइम बीतने पर उनके रियल साइज़ देख सकते हैं कि कितना बड़ा आदमी था वो। जैसे कि जयप्रकाश नारायण का साइज़ हम देखते हैं। तो जब समय बीतता है तो हम हिस्ट्री को और ज़्यादा न्यूट्रल तरीके से, न्यूट्रल तो कभी कभी हिस्ट्री नहीं होती है, मैं नहीं मानता इस बात को, फुको की बात सही है, पर अलग-अलग चश्मों से देख पाते हैं। वर्तमान में जब कोई सत्ता पे होता है तो उसको उतना बढ़िया हम एनालाइज़ नहीं कर पाते। जब सत्ता से वो दूर जाता है तब उसकी ज़्यादा बढ़िया परीक्षा होती है। और कुछ इसी तरह से अम्बेडकर के साथ भी हुआ। आज़ादी से पहले उनको उतना नहीं देखा गया और अब जब टाइम बीत रहा है तो अम्बेडकर जी का साइज़ अब हमें नज़र आया कि वो कितने बड़े लीडर थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये इन दोनों को, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण को जब आप पढ़ें, तो इस तरह से पढ़ के देखें कि चाहते तो कुछ भी मिलता है इनको, भौतिक सुख-सुविधा, सब छोड़ के इन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया और भारत की राजनीति को समृद्ध करने का इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये बात अलग है, हम इसको कितना रियलाइज़ करते हैं या नहीं करते हैं, परंतु सत्य कभी छिप नहीं सकता है। धन्यवाद।